नमस्कार दोस्तों। नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? बच्चे ये सोच रहे हैं आज जिंदल सर दोबारा कैसे सामने आ गए। तो बेटे मैं जो क्लास आज रिकॉर्ड करवा रहा हूं ईटन सीए में, इसका बेटे एक ही ऑब्जेक्टिव है। आईपीसीसी 1 ग्रुप 1 मई 2015 के लिए जो अमेंडमेंट्स हैं, मतलब अमेंडमेंट्स जिसको लेके इतना इश्यू, इतना बवाल बना हुआ है, मैंने बोला क्यों ना बच्चों के सामने वो अमेंडमेंट्स रखे जाएं और फिर पूछा जाए कि बताओ बेटे कितने बड़े अमेंडमेंट्स आए। राइट। तो मैं आप सब बच्चों को मई 2015 के लिए आईपीसीसी ग्रुप 1 के अमेंडमेंट्स के बारे में जानकारी दूंगा और मैं जितनी बातें आपको बताऊंगा नंबरिंग के साथ लिखवाऊंगा। मेरे पास कुछ प्रिंटेड मैटर्स भी हैं जिससे मैं अपनी बात को प्रूव करूंगा आपके सामने कि मैं जो बता रहा हूं दैट इज 100% ट्रू। कोई मिलावट नहीं है उसके अंदर और किसी भी तरीके से बच्चों को गुमराह करने का कोई इरादा नहीं है। ये जो क्लास में ले रहा हूं ये उन बच्चों को पढ़ने की जरूरत नहीं है जो अभी क्लासेस ले रहे हैं करंट बैचेस में। ये पास्ट स्टूडेंट्स के लिए है सर, जो बच्चे पढ़ के जा चुके पिछले बैचों में और उनको पेपर देने हैं मई में, ये उन बच्चों के लिए है। तो मैं आपको आज की क्लास में काफी सारी चीजें बताऊंगा और साथ में कंपनीज एक्ट के रूल्स रेगुलेशन सारी चीजें दिखाऊंगा। बच्चे पूछते हैं हमसे कि सर ये अमेंडमेंट्स आने का रीजन क्या है, क्या रीजन है सर इतने सारे अमेंडमेंट्स आने का। तो बेटे एक ही रीजन है, आपका कंपनीज एक्ट 2013। कंपनीज एक्ट 2013 में थोड़े बहुत चेंजेस आए तो उसका इफेक्ट कंपनीज के अकाउंट्स के ऊपर आना भी नेचुरल था, आना ही आना था। तो आइए जरा मैं आपको जरा अमेंडमेंट्स एक एक करके करवा दूं और सब बच्चे जरा ध्यान से सुनेंगे मेरी बात, तो जितने भी कंफ्यूजन्स हैं वो सारी चीजें आपकी दूर हो जाएंगी। हाँ जी बेटे, आइए जरा मैं एक हेडिंग बना के देता हूं आपको। अमेंडमेंट्स इन कोर्स फॉर आईपीसीसी 1 आईपीसीसी ग्रुप 1। सर ग्रुप 1 में तो 4 पेपर है, तो बेटे 4 पेपर तो मैं पढ़ाता नहीं, मैं तो सिर्फ अकाउंटिंग से रिलेटेड आपको चीजें बता सकता हूं। अकाउंटिंग से ठीक। ये कौन से एग्जामिनेशन के लिए रेलेवेंट है सर? ये सर रेलेवेंट फॉर मई 2015 एग्जामिनेशंस। लेकिन ये सिर्फ पुराने बैचेस की बात है सर। जो बच्चे नए बैचेस में पढ़ रहे हैं वो ऑलरेडी अमेंडेड क्लासेस ले रहे हैं, उनको देखने की जरूरत नहीं। पुराने बच्चों के लिए रिकॉर्ड करवा रहा हूं ताकि उनका कोई नुकसान ना हो। लो बेटे मैं नंबरिंग शुरू करता हूं और मैं आपको समझाने जा रहा हूं। सबसे पहले है अमेंडमेंट 1। अमेंडमेंट नंबर 1, फर्स्ट अमेंडमेंट।
और ये है शेड्यूल 2 से रिलेटेड न्यू कंपनीज एक्ट 2013 और ये अमेंडमेंट है बेटे डेप्रिसिएशन से रिलेटेड। डेप्रिसिएशन ऑन एसेट्स। शेड्यूल 3 में आपको एक चीज तो पता है, शेड्यूल 3 में आप बैलेंस शीट और प्रॉफिट एंड लॉस के बारे में बात करते हैं, लेकिन मैं शेड्यूल 3 की बात नहीं कर रहा, मैं यहां पे एक्सप्लेन करूंगा आपको शेड्यूल 2 के प्रोविजंस। सबसे पहले मैं अपना एग्जाम्पल पहले फ्रेम करता हूं, किसी बच्चे ने अभी नोटिंग नहीं करनी, मैं इसके ऊपर वापिस आऊंगा। अभी मैं जरा पेज हटा रहा हूं क्योंकि मुझे कॉन्सेप्ट समझाना है आपको। लो जी, कॉन्सेप्ट ये बेटे, मान लेते हैं मैंने एक बिल्डिंग बनाई, तो इस बिल्डिंग के अंदर काफी सारे पार्ट्स रहते हैं। इस बिल्डिंग के अंदर काफी सारे पार्ट्स रहते हैं। क्या क्या? इस बिल्डिंग के अंदर स्टेयर्स भी हैं, इस बिल्डिंग के अंदर इलेक्ट्रिकल फिटिंग्स हैं, इस बिल्डिंग के अंदर कुछ फिक्सचर्स भी होंगे, कुछ अदर एसेट्स भी होंगे। फ्लोर है जी, पत्थर लगा हुआ है, दीवारें खड़ी हैं। मैं बात कर रहा हूं एक एसेट के डिफरेंट पार्ट्स की, एक एसेट के डिफरेंट पार्ट्स की। अगर मैं गाड़ी का एग्जांपल लेता हूं, मैं अगर बेटे गाड़ी का एग्जांपल लेता हूं, तो कार के अंदर क्या है? इंजन है। गाड़ी के अंदर सीट्स भी लगी हुई हैं, गाड़ी के अंदर जी एसी भी लगा हुआ है, गाड़ी के अंदर एक्सेसरीज लगी हुई हैं, गाड़ी के अंदर जी अदर एसेट्स भी हैं, उसका फ्रेम है, गाड़ी का फ्रेम है। बात समझते हो? एक एसेट डिफरेंट पार्ट्स को मिला के बनती है, एक एसेट डिफरेंट पार्ट्स को मिला के बनती है। इनफैक्ट मैं स्टूडियो में क्लास ले रहा हूं, तो इस स्टूडियो के अंदर लाइटिंग्स भी हैं, एसी भी है, बोर्ड भी है, ये टेबल्स भी पड़े हैं, कैमरा लगा हुआ है, टीवी लगे हुए हैं। तो कोई भी एसेट मल्टीपल एसेट्स को कंबाइंड करके ही तैयार होती है। और मैं बात कर रहा हूं इसके कंपोनेंट्स की। ये एसेट्स के सर कंपोनेंट्स हैं। बात समझ में आई? तो आपका जो शेड्यूल 2 है, शेड्यूल 2 ये कहता है कि बिल्डिंग की लाइफ आप एस्टिमेट कर रहे हैं जी 5 साल, इसकी लाइफ है जी 8 साल, इसकी लाइफ है 7 साल, इसकी लाइफ है 10 साल। तो जब आप मेन एसेट की लाइफ एस्टिमेट कर रहे हैं कुछ और इसके कंपोनेंट्स की लाइफ है कुछ और, तो यहां पे शेड्यूल 2 ये कहते हैं इस बात के कोई मायने नहीं है, आप कभी भी इसके कंपोनेंट्स की लाइफ नहीं देखोगे। इसके कंपोनेंट्स की क्या लाइफ है आपको इस बात से कोई मतलब नहीं होना चाहिए। लेकिन अगर किसी कंपोनेंट का अमाउंट इस टोटल एसेट्स के अंदर सिग्निफिकेंट पार्ट से नजर आता है, मतलब बिल्डिंग है 50 लाख रुपए की और आपने इसके अंदर लगा रखे हैं 40 लाख रुपए इस चीज के अंदर, तो अगर किसी कंपोनेंट का एक्चुअल कॉस्ट इसकी टोटल कॉस्ट का
सिग्निफिकेंट पार्ट है, तो आप इसकी जो लाइफ है उसे इंडिपेंडेंट मान के अलग से डेप्रिसिएशन निकाल सकते हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि इस कंपोनेंट का खाता अलग खोल दो, खाता तो वही रहेगा बिल्डिंग अकाउंट, लेकिन जब आप डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करेंगे तो इन तीनों का डेप्रिसिएशन तो 5 साल के हिसाब से और इसका डेप्रिसिएशन इसकी लाइफ के हिसाब से, फिर ये डेप्रिसिएशन कंबाइंड होंगे, प्रॉफिट एंड लॉस में चार्ज होंगे। अब गाड़ी की लाइफ है मान लेते हैं 10 साल और इंजन की लाइफ है 8 साल। गाड़ी आपकी है 20 लाख की, इंजन आपका है 15 लाख का, तो सिग्निफिकेंट पार्ट है। तो जब आप डेप्रिसिएशन निकालेंगे तो इन सबको इकट्ठा कर देंगे 5 लाख में, तो 5 लाख पे लगा देंगे 10 साल के हिसाब से डेप्रिसिएशन और इस पे लगा देंगे 8 साल के हिसाब से डेप्रिसिएशन। मैं ये नहीं कह रहा कि इंजन अकाउंट ही अलग खोल दो, बेटे खाता थोड़ी अलग खोलते हैं, कंपोनेंट का खाता कभी अलग से नहीं खुलता, खाता तो रहेगा कार अकाउंट के नाम से ही, कार अकाउंट था कार अकाउंट ही रहेगा, लेकिन जब आप डेप्रिसिएशन की स्टेटमेंट बनाएंगे तो इसका सेग्रीगेशन करेंगे कार अकाउंट के अंदर और डेप्रिसिएशन निकाल के इसको कंबाइन करेंगे और P&L में चार्ज कर देंगे। तो ये जो कंपोनेंट बेस्ड अकाउंटिंग है ये आपके ओल्ड अकाउंट्स में नहीं थी। मेरी बात सुन रहे हैं आप लोग? मैं आपसे खाता खोलने के लिए मना कर रहा हूं, मैं कहीं नहीं कह रहा कि इंजन अकाउंट खोलो, एसी अकाउंट खोलो, ऐसे तो बहुत दिक्कत हो जाएगी। तो अगर किसी एसेट का कोई पार्ट टोटल एसेट के अंदर सिग्निफिकेंट शेयरिंग कर रहा है तो उसका डेप्रिसिएशन अलग निकलेगा, खाता अलग नहीं खोलना। मैं बार बार एक ही चीज क्यों रिपीट कर रहा हूं? क्योंकि बेटे मेरे को सुनने में आया था कि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 10 में चेंजेस आ गए हैं और AS 10 में कंपोनेंट के नाम से खाते खुलेंगे, विच इज टोटली रॉन्ग। नहीं, कहीं नहीं लिखा हुआ। अब किसी ने अगर कोई दिमाग में सोची बात, मेरे पास उस चीज का कोई चारा नहीं है। बच्चे बोले सर प्रूफ लाओ, क्योंकि CA के बच्चे हैं सर, ऐसे तो मानते नहीं किसी बात को। तो मैंने शेड्यूल 2 का प्रिंट आउट निकाला, शेड्यूल 2 का प्रिंट आउट निकाला सर, ये देखो आप, ये आपका शेड्यूल 2 है, ये मैंने मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट की साइट से निकाला है। शेड्यूल 2 सेक्शन 123 की रेफरेंस में है। ये सारे एसेट्स के बारे में बात कर रहे हैं। मैं चलता गया, मैं चलता गया, मैं चलता गया, मैं चलता गया, अच्छा जी ये आ गया। इसका सिर्फ 4th पॉइंट पढ़ो आप, सिर्फ 4th पॉइंट मैं पढ़ाता हूं। यूजफुल लाइफ specified in part C of the schedule is for the whole of the asset। हम सिर्फ एक एसेट की बात कर रहे हैं, whole of the asset। अच्छा, where cost of a part, देखो बेटे, where cost of a part of the asset is significant to the total cost of the asset, useful life of that part is different from the useful life of remaining asset। useful life of significant part shall be, कहां लिखा हुआ है कि आप खाता अलग से खोलो? ये तो कह रहे हैं जी यूजफुल लाइफ को अलग से एनालाइज करें आप। बात समझ में आई? सिर्फ यूजफुल लाइफ को एस्टिमेट करने की बात चल रही है, लोगों ने खाते खोल दिए, कंपोनेंट A, कंपोनेंट B, कंपोनेंट C। अब मैं आपसे पूछना चाहता हूं, ये इतना आसान नहीं है बेटे। मैंने आपको बात समझाई, डेप्रिसिएशन भी बता दी, कंपोनेंट भी बता दिए, ये इतना आसान नहीं है। मैं एक एग्जांपल लेके प्रूव करता हूं कि ये कितना मुश्किल काम है, क्या दिक्कतें आती हैं इसके अंदर। ये देखो, हमारे एक मित्र हैं जी मिस्टर राम। मिस्टर राम ने जी एक होंडा सिटी गाड़ी खरीदी। होंडा सिटी गाड़ी लेके ये ऑफिस गए। ऑफिस में पढ़ी जाके शेड्यूल 2 में लिखा हुआ था
कि एसेट के कंपोनेंट्स को एनालाइज करो। गाड़ी की कीमत है जी 10 लाख रुपए, गाड़ी की कीमत है 10 लाख रुपए। मिस्टर राम ने पढ़ी शेड्यूल 2, शेड्यूल 2 में लिखे हुए हैं कंपोनेंट्स, ये इनको पता नहीं कि इंजन कितने का है। ये गए कंपनी के पास, जब ये कंपनी के पास वापस गए और कंपनी से पूछा कि मुझे 10 लाख रुपए का ब्रेकअप चाहिए, होंडा वाले कहते दिमाग सही है तुम्हारा, कहता जी मेरा दिमाग तो सही है, मुझे आप 10 लाख की गाड़ी का ब्रेकअप बताओ कि मेरी गाड़ी में इंजन कितने का लगा हुआ है, सीटें कितने की लगा रखी हैं, एसी कितने का लगाया आपने, इंटीरियर कितने का है, एक्सटीरियर कितने का है, फ्रेम कितने का है। कंपनी कहते गाड़ी खरीदने आए हो, रिसर्च करने आए हो? बेटे सोचो तो सही, गाड़ी के कंपोनेंट्स के बारे में जानकारी मिलेगी कहां से? जो वेंडर पार्टी है, अगर वो आपको कंपोनेंट की कॉस्ट बता देगा कि मेरा कंपोनेंट कितने कितने का है, तो क्या उसके बिजनेस के सीक्रेट बाहर नहीं आ जाएंगे? मैंने पढ़ा एग्जाम्पल, मैंने बहुत पढ़ाई करी इसके ऊपर, उसमें मेरे को एक एग्जाम्पल एयरक्राफ्ट का भी मिला कि ये आपने एक एरोप्लेन खरीदा, एरोप्लेन की लाइफ 20 ईयर्स होती है, पर उसका इंजन 8 साल तक ही काम करता है, उसके ये 10 साल तक है। अरे सारी बातें ठीक है सर, उसका ब्रेकअप कहां से लाएंगे? कौन बताएगा कि इंजन कितने का है, सीटें कितने की हैं? कौन बताएगा पता है आपको? वैल्यूअर की एडवाइस लेनी पड़ेगी आपको। आपको एक वैल्यूअर पकड़ के लाना पड़ेगा और उस वैल्यूअर को फीस देनी पड़ेगी, और वो वैल्यूअर अपने दिमाग से आपको ये ब्रेकअप करके बताएगा, ये ब्रेकअप करके बताएगा कि कितना कितना ब्रेकअप सारी चीजों के अंदर है। फिर वो उसका सर्टिफिकेट जारी करेगा, वो ऑडिट एविडेंस के तौर पे इस्तेमाल होगा, फिर जाके उस पर डेप्रिसिएशन कैलकुलेट कर सकते हैं आप। ये क्या इतना आसान काम है? चलो मैंने आपको सारी बात बताई, अब मुझे इतनी बात बताओ, इसका प्रैक्टिकल क्वेश्चंस के साथ क्या ताल्लुक है सर? ऐसा कौन सा चैप्टर है सर जिसमें ये चीजें काम आएंगी? नॉलेज के हिसाब से तो ठीक है, नॉलेज के हिसाब से सारी बात ठीक है, लेकिन मैं आपको एक बात समझाना चाह रहा हूं, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 10 के अंदर कोई चेंज नहीं आया। देयर इज नो चेंज इन AS 10 बिकॉज शेड्यूल 2 इज नॉट रिलेटेड विद AS 10। शेड्यूल 2 इज रिलेटेड विद कैलकुलेशन ऑफ डेप्रिसिएशन, और डेप्रिसिएशन अगर कोई कंपोनेंट आपका बहुत ज्यादा सिग्निफिकेंट है तो उसको अलग मान के डेप्रिसिएशन निकाल दो, खाता अलग नहीं खोलना सर, खाता वही रहेगा। ये थोड़ी है एयरक्राफ्ट खरीदा, उसके इंजन का खाता डेबिट कर लिया, ऐसे थोड़ी होता है सर। कौन सी अकाउंटिंग कर रहे हैं? हाँ, जब आप एनेक्सर बनाएंगे डेप्रिसिएशन का, वहां पे सेग्रीगेशन दिखा सकते हैं कि हमने किस कंपोनेंट पे कितना डेप्रिसिएशन चार्ज किया। लेजर अकाउंट वही रहेगा सर। एक और बात जो शेड्यूल 2 में मुझे बतानी है आपको, 1956 में एक रूल हुआ करता था, 1956 वाले एक्ट में, उसमें शेड्यूल 14 हुआ करती थी। मतलब यहां पे शेड्यूल 2 है, वहां पे शेड्यूल 14 हुआ करती थी, और उसमें लिखा हुआ करता था कि अगर आपने कोई एसेट खरीदा और उसकी कीमत 5,000 रुपए है, कितनी? 5,000, उससे ज्यादा नहीं है, तो आप उसे कैपिटलाइज मत करें, तुरंत प्रॉफिट एंड लॉस के दर्शन कराएं उसे। अगर कोई एसेट अप टू 5,000 रुपीज है, उसे प्रॉफिट एंड लॉस में डाल दो, रिटर्न ऑफ, टू बी रिटर्न ऑफ। लेकिन शेड्यूल 2 के अंदर ऐसा कोई रूल नहीं है सर। यानी अब आप 5,000 रुपए से ज्यादा हो या 5,000 रुपए से कम हो, यू कैन कैपिटलाइज ईच एंड एवरी एसेट नाउ। उसका अमाउंट से कोई लिंक नहीं है। एसेट 10 रुपए की है, 10,000 की है, या 10 लाख रुपए की है, आप उसे कैपिटलाइज कर सकते हैं एज पर शेड्यूल 2। बस ये दो चीजें हैं, और ये मैं आपको अमेंडमेंट नंबर 1 में बता रहा हूं। लेकिन मैं आपको फिर कह रहा हूं, देयर इज नो चेंज इन AS 10, देयर इज नो चेंज इन AS 6। चेंज सिर्फ कहां पे है? चेंज सिर्फ एक बात में है कि ये कंपोनेंट बेसिस पे डेप्रिसिएशन लगा सकते हो आप।
लिखिए जरा, नोट्स में लिखवा रहा हूं। अच्छा एक बात और, मैं आपको जो पॉइंट बता रहा हूं, मैं कंपनीज एक्ट के टीचर की तरह भी बोल सकता हूं, लेकिन मैं उतनी बात बोलूंगा जो आपके फर्स्ट ग्रुप के लिए है। मैं यहां पे नॉलेज दिखाने के लिए नहीं खड़ा सर, मैं बच्चों को सिर्फ एग्जामिनेशन पॉइंट व्यू से रेलिवेंट चीजें बताने के लिए खड़ा हूं सर। नहीं तो मैं शेड्यूल 2 मेरे पास है, मैं पढ़ के सुना सकता हूं कि क्या लिखा हुआ है इसके अंदर। तो ये 2 पॉइंट्स आपके लिए रेलिवेंट थे, मुझे लगा कि आपको बताने चाहिए, इसलिए बता रहा हूं। लिखिए नोट्स में जरा प्लीज, फिर आगे चलते हैं। आप इसमें लिखेंगे, ये शेड्यूल 14 हुआ करता था। कंपनीज एक्ट 1956 में हुआ करता था। लिखिए फर्स्ट पॉइंट में, as per new rules, useful life useful life useful life of a part of any asset can be separately if such a part has a significant portion in total cost of that asset. It means that depreciation can be calculated separately for such part from other parts of the asset, but there will be no separate account there will be no separate accounts there will be no separate account for each significant component. Each significant component. मतलब खाता नहीं खोलना बेटे, मैं खाता खोलने की बात नहीं कर रहा, सिर्फ डेप्रिसिएशन निकालने के लिए आप उसको अलग अलग देख सकते हैं, खाते थोड़ी अलग खुलते हैं। ऐसे तो फिर अगर कंपोनेंट के खाते खुलने शुरू हो गए
तो बन गए लेजर अकाउंट्स। अकाउंट्स है, मजाक है कोई बताओ? ये शेड्यूल 2 में लिखा हुआ है, मैं शेड्यूल 2 से चेक करके बता रहा हूं आपको। और अगर आप पूछो जी सर कहां लिखा है, मैं वो भी बता देता हूं। ये लिखा हुआ है जी पार्ट सी, पार्ट सी के 4th पॉइंट में लिखा हुआ है कि यूजफुल लाइफ को अलग से एनालाइज करो, खाता नहीं खोलना। अब इसमें दिक्कतें क्या आएंगी, इसके नीचे लिखो, कौन सी कंपनी है जो आपको कंपोनेंट्स के हिस्सेदारी बताएगी कि कौन सा कंपोनेंट कितने का लगा के दे रहे हैं। फिर प्रॉफिट मार्जिन बाहर नहीं आ जाएगा? एलोकेशन ऑफ टोटल कॉस्ट ओवर different components can be made on the basis of existing market value or valuer's advice। वैल्यूअर्स एडवाइस, एक एसेट को डिफरेंट कंपोनेंट्स में बांटना, या तो पता करके सामान उठा के घूमते रहो मार्केट में कि कौन सा कंपोनेंट कितने का मिलता है, और या फिर वैल्यूअर्स की एडवाइस के हिसाब से चलो। वैल्यूअर बताएगा सर। मैं एक बार फिर भी हिंदी में लिख देता हूं, खाते अलग से नहीं खोलते। अगर किसी बच्चे को इंग्लिश में बात समझ में नहीं आए तो एक बात मेरी याद रखना, खाते अलग से कभी नहीं खोलते हम। कहीं लिखना शुरू कर दो सीट अकाउंट डेबिट, एसी डेबिट, इंजन डेबिट, फलाना डेबिट, ऐसा कुछ नहीं है। अच्छा जी, एक और पॉइंट बताता हूं बेटे, लिखो सेकंड पॉइंट में, इसी के नीचे लिखना, as per the old rules of schedule 14, Companies Act 1956, assets up to 5,000 rupees were considered as an expense, but under new rules there is no such provision, there is no such provision, ऐसा कोई प्रोविजन इसमें नहीं है। It means that we can disclose any value under the heading of assets
5,000 less than 5,000 above 5,000। अब ये रूल्स चेंज हो गए। तो एक छोटा सा पॉइंट, वो भी कंपोनेंट बेस्ड का, ये किसी भी तरीके से अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स को इफेक्ट नहीं करता सर। बाकी अपनी अपनी इंटरप्रिटेशन है। मैंने तो रूल्स पढ़े हैं सर। यूजफुल लाइफ की बात की गई, खाता खोलने की बात कहीं नहीं कही गई। लो जी, ये शेड्यूल 2 के आपके अमेंडमेंट्स थे, डेप्रिसिएशन से रिलेटेड थे। मैं साइड में कर देता हूं। अच्छा सर, लिखो बेटे नेक्स्ट हेडिंग में अमेंडमेंट नंबर 2, सेक्शन 135 and Schedule 7 of Companies Act 2013। और मैं आपसे बात कर रहा हूं सेक्शन 135 शेड्यूल 7 ऑफ कंपनीज एक्ट। मैं आपसे बात कर रहा हूं CSR, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी एक्सपेंडिचर। सेक्शन 135 एंड शेड्यूल 7 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013, ये बेटे सेकेंड अमेंडमेंट आया। पहली बात, ये जो सेक्शन 135 है, ये सारी कंपनीज पे नहीं लगता सर। क्या आपको पता है ये किन कंपनीज पे लगता है? ये सिर्फ उन्हीं कंपनीज पे लगेगा जिन कंपनीज का नेट प्रॉफिट 5 करोड़ से ज्यादा है। नेट प्रॉफिट कितने से ज्यादा है? 5 करोड़ से। या कंपनीज की सेल 1000 करोड़ से ज्यादा है, नेट प्रॉफिट एक्सीडिंग 5 करोड़ और टर्नओवर एक्सीडिंग 1000 करोड़ और नेट वर्थ एक्सीडिंग 500 करोड़। नेटवर्थ 500 करोड़ से ज्यादा हो, या फिर सेल 1000 करोड़ से ज्यादा हो, या फिर प्रॉफिट 5 करोड़ से ज्यादा हो, कोई भी एक कंडीशन पूरी हो जाए। या तो प्रॉफिट की कैटेगरी में आ जाए, सेल की कैटेगरी में आ जाए, या नेटवर्थ की कैटेगरी में आ जाए। अगर कोई भी ऐसी कंपनी है तो उस कंपनी को सेक्शन 135 की बात माननी पड़ेगी। और सेक्शन 135 में क्या लिखा हुआ है? समाज की सेवा करो। जिन कंपनीज की मैं आपसे बात कर रहा हूं, इन कंपनीज को समाज की सेवा करनी पड़ेगी। है? हाँ बेटे, लोग समाज की सेवा करते नहीं थे। अब सरकार ने कंपनीज का कॉलर पकड़ के समाज की सेवा करवाई। क्या रूल है सर? कंपनीज नेट प्रॉफिट का, कंपनीज नेट प्रॉफिट्स का कम से कम 2% समाज सेवा में लगाएंगी। जिन कंपनीज की मैंने अभी अभी बात की थी आपसे, वो सारी कंपनीज समाज सेवा में अपने नेट प्रॉफिट का कम से कम 2% खर्च करेंगी। सर, यहां पे नेट प्रॉफिट का मीनिंग क्या है? तो नेट प्रॉफिट का मीनिंग है बेटे पिछले 3 साल के नेट प्रॉफिट्स की एवरेज। अगर मैं
2015 को करंट ईयर मानता हूं, तो पिछले 3 साल 14, 13 और 12 ये प्रीसीडिंग 3 इयर्स है सर। नेट प्रॉफिट्स ड्यूरिंग 3 प्रीसीडिंग ईयर्स, नेट प्रॉफिट्स ड्यूरिंग 3 प्रीसीडिंग ईयर्स, इसकी एवरेज, इस एवरेज का कम से कम 2% आपको हर साल समाज सेवा में खर्च करना पड़ेगा। मैं इसके लीगल प्रोसीजर में नहीं जा रहा कि जी कमेटी बनानी पड़ेगी, 2-3 डायरेक्टर रखने पड़ेंगे, सुपरवाइज करेंगे, वो लॉ के टीचर का काम है। मैं हूं अकाउंट्स का टीचर, मैं बातें सारी बताऊंगा लेकिन एंट्री से रिलेटेड, क्योंकि मुझे प्रैक्टिकल क्वेश्चंस पे क्या इफेक्ट पड़ता है, आपके एग्जामिनेशन के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ता है वो बताना है, मुझे उलझाना नहीं है बेटे आपको। वो भंडारी साहब का काम है, वो भंडारी सर बताएंगे आपको। मेरा काम क्या है, पिछले 3 साल के प्रॉफिट्स की एवरेज निकाल के उसका 2% समाज सेवा में खर्च कर देना। फिर बच्चे पूछते हैं सर समाज सेवा में क्या क्या आता है, तो समाज सेवा में क्या क्या आता है वो शेड्यूल 7 में लिखा हुआ है सर। जो शेड्यूल 7 में लिखा हुआ है आप उस ऑब्जेक्टिव में पैसा खर्च कर सकते हैं। और मैंने मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट की साइट से शेड्यूल 7 का भी प्रिंट आउट लिया हुआ है सर। ये देखिए, ये रहा आपका सेक्शन 135 सर। मैं कोई भी सेक्शन अपनी मर्जी से नहीं बोलूंगा सर, मैं बाउंड हूं। ये देखिए, जो भूखे लोग हैं, गरीब लोग हैं, एजुकेशन की प्रमोशन में खर्च कर सकते हैं, वुमेन एम्पावरिंग में खर्च कर सकते हैं, ये सारे नाम लिखे हुए हैं इसके अंदर। अगर पेपर में लिखना पड़ जाए आपको तो जो मेन मेन चीजें आप लिख सकते हो पेपर में, इतनी सारी बातें तो कहां याद रखोगे। एक तो याद रखना बड़ा फेमस है सर, प्राइम मिनिस्टर नेशनल रिलीफ फंड या ओलंपिक गेम्स हो गए आपके, हाँ जी ओलंपिक गेम्स हो गए, ये सारी चीजें आप खर्च कर सकते हैं, है ना। तो ये सारी चीजें शेड्यूल 7 में लिखी हुई हैं सर, आप इसमें ये पैसा खर्च कर सकते हैं। तो जो कंपनीज, बड़ी कंपनीज हैं, उनसे जबरदस्ती सेवा करवाई गई इसके अंदर। ये देखो आप, बैकवर्ड एरियाज हो गए, ये सारी चीजें लिखी हुई देखो इसके अंदर। चलें, तो मैं आपको सिर्फ नोट लिखवाने वाला हूं। फिर क्या होता है, पढ़ते पढ़ते बच्चों के दिमाग में एक डाउट रेज होता है, कहते सर एक बात बताओ, अगर कोई कंपनी नई नई बनी हो और नई कंपनी सीएसआर में कवर हो जाए और पिछले 3 साल की जगह सिर्फ 2 साल का ट्रैक हो, कंपनी 2013 में इनकॉर्पोरेट हुई है, सिर्फ 2 साल का ट्रैक है, तो बेटे फिर जो बेस्ट अवेलेबल इंफॉर्मेशन है उसकी एवरेज बना लेंगे। 3 साल की इंफॉर्मेशन है तो 3 साल की एवरेज, 2 साल की इंफॉर्मेशन है तो 2 साल की एवरेज, है ना। ये आपका एक नया प्रोविजन आया है कि आपको खर्च करना पड़ेगा। अब मुझे बताओ प्रैक्टिकल क्वेश्चन से क्या लिंक हुआ, नॉलेज के हिसाब से तो ठीक है। मैं बोलूं जी सिलेबस चेंज हो गया, अरे भाई सारा सिलेबस ही बदल गया, पता नहीं क्या हो गया सर, ऐसी कोई बात नहीं है बेटे, छोटी छोटी सी बातें हैं, मैं आपको एक एक करके सारी कवर करा दूंगा। ऐसे लिखिए जरा नोट्स में, एज पर द प्रोविजंस ऑफ सेक्शन 135 of New Companies Act 2013 2013 the following points
the following points may be considered. हाँ जी बेटे, पॉइंट नंबर 1, ये फर्स्ट पॉइंट अपना। साउंड तो रिकॉर्ड हो रही है ना? हाँ, बाद में कोई दिक्कत ना आ जाए। लिखो जी फर्स्ट पॉइंट में, एप्लीकेशन ऑफ सेक्शन 135 shall be made on the company's net profits exceeding 5 crores, sales exceeding 1000 crores और net worth exceeding 500 crores। ये प्रोविजन उन्हीं कंपनीज पे लगते हैं यहां पे भी आप और ही वर्ड यूज करोगे, और ये भी, और कोई भी एक क्राइटेरिया सेटिस्फाई कर दें, प्रॉफिट का, सेल का या नेटवर्थ का। अच्छा जी, सेकंड पॉइंट में, द स्पेसिफाइड कंपनीज shall incur, आप लिख सकते हैं shall, the specified companies shall pay sufficient amount on for only for social welfare which should not be less than 2% of net profits for of 3 preceding years। 3 preceding years, ये आपका 2% से लेस नहीं होना चाहिए। 3 preceding years। अच्छा जी, तीसरा पॉइंट, पॉइंट नंबर 3, the amount of CSR should be paid only for specified activities as per schedule 7
जो शेड्यूल 7 में लिखा है सर वही मान्यता प्राप्त है, बाकी सब तो कहानी है। और इसका बेस्ट एग्जांपल जो मैं मानता हूं, जिसको याद रखना पेपर में बड़ा आसान है, प्राइम मिनिस्टर नेशनल रिलीफ फंड, नेशनल रिलीफ फंड, नेशनल रिलीफ फंड। वुमेन एम्पावरमेंट हो गया, ओलंपिक गेम्स हो गए, बच्चों की शिक्षा हो गई। अच्छा जी, पॉइंट नंबर 4, अगर मैं जर्नल एंट्रीज की बात करूं आपके साथ, तो एक एंट्री पास होगी हमेशा, P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू CSR फंड। जैसे आप सिंकिंग फंड बनाते हैं ना, सिंकिंग फंड एप्रोप्रिएशन से बनाते हैं, वैसे CSR फंड पहले प्रॉफिट कमाएंगे, बाद में एप्रोप्रिएशन करेंगे। CSR फंड अकाउंट डेबिट टू बैंक, फिर ये खर्च भी होगा पैसा। लोग समाज सेवा करते नहीं थे सर, सरकार ने जबरदस्ती करवाना शुरू कर दिया। ये सरकार की जबरदस्ती है सर। ये आपकी सेकेंड अमेंडमेंट थी जी, इसमें सेकेंड अमेंडमेंट थी। लो जी, मैंने शेड्यूल 2 को भी श्रद्धांजलि दे दी, राइट। अब मुझे बतानी है तीसरी अमेंडमेंट। हाँ जी, अमेंडमेंट नंबर 3। मुझे बतानी है जी अमेंडमेंट नंबर 3। अमेंडमेंट नंबर 3, और अमेंडमेंट नंबर 3 में है सर, मुझे ब्लैक मार्कर चाहिए, है मेरे पास, है बिल्कुल। अमेंडमेंट नंबर 3, अमेंडमेंट नंबर 3, और मुझे इसमें बताना है आपको शेड्यूल 4, मैनेजरियल रेमुनरेशन मिनिमम लिमिट्स। मिनिमम लिमिट्स आप आराम से नोटिंग कर लो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। नहीं, ये शेड्यूल 5 है, इसमें 4 नहीं है, शेड्यूल 5। हाँ, 4th में तो डायरेक्टर थे इंडिपेंडेंट, ये शेड्यूल 5। ये आपके प्रैक्टिकल क्वेश्चन से रिलेटेड है, इसलिए मैं इसको इंपॉर्टेंट मानता हूं। मैं लिख देता हूं रिलेटेड टू कंपनीज फाइनल अकाउंट्स। रिलेटेड टू कंपनीज फाइनल अकाउंट्स, ये आपके चैप्टर से रिलेटेड है सर। और मैं आपको चेक करवा देता हूं कि मैं आपको क्या समझाने वाला हूं। हमारे सिलेबस में एक चैप्टर है कंपनी फाइनल अकाउंट, और उसमें मैनेजरियल रेमुनरेशन कैलकुलेट किया जाता है, राइट। और मैनेजरियल रेमुनरेशन के अंदर 4 कॉन्सेप्ट आते हैं, याद है ना। मैनेजरियल रेमुनरेशन के अंदर 4 कॉन्सेप्ट आते हैं, याद है ना। कौन कौन से 4 कॉन्सेप्ट आते हैं? एक तो हमने पढ़ा था जी मैक्सिमम लिमिट क्या है,
मैक्सिमम लिमिट आपको पता है वो 11% है। और 11% भी कैसे था, अलग अलग केस होते थे, एक बंदा है तो 5, 2 हैं तो 10, फिर 3, फिर 6, फिर 11, वो अलग अलग केस। मैक्सिमम लिमिट तो वही है सर। नेट प्रॉफिट की कैलकुलेशन भी सेम है, बस सेक्शन चेंज हो गया। पहले हम सेक्शन 349 की रेफरेंस दिया करते थे ओल्ड एक्ट में, लेकिन अब इसका सेक्शन हो गया 198। प्रॉफिट की कैलकुलेशन जो की त्यों है, सेक्शन की रेफरेंस चेंज हुई है। मैक्सिमम लिमिट सेक्शन 197 में लिखा हुआ है सर। सेक्शन बदला है, सेक्शन में बदलाव है, अंदर की कहानी वही है। फिर इसमें एक मिनिमम लिमिट्स हुआ करते थे, मिनिमम लिमिट्स, और एक हुआ करता था इफेक्टिव कैपिटल। इफेक्टिव कैपिटल की कैलकुलेशन, ये 4 कॉन्सेप्ट हम पढ़ा करते थे, मैक्सिमम, प्रॉफिट, मिनिमम और इफेक्टिव। इसमें चेंजेस आए हैं, बस इसमें बदलाव करना है आपको। बाकी सारी कहानी अंदर की सेम है सर। सेक्शन बदलते रहे हैं, अंदर की कहानी में कोई बदलाव नहीं, यहां बताना है मुझे। पहले क्या होता था, 1 करोड़ से कम कैपिटल है तो इतनी लिमिट, 1 से 5, 5 से 25, 25 से 100, 100 से ऊपर, वो सारी बातें हटा दी गई हैं। और अब जो मिनिमम लिमिट्स का नया चार्ट आया है, वो चार्ट मैं आपको डायरेक्टली नोट करा देता हूं, क्योंकि वो तो स्केल बने हुए हैं मिनिमम रेम्युनरेशन के। बच्चे सोच रहे हैं सर मिनिमम रेम्युनरेशन का कॉन्सेप्ट क्या था, वो तो याद करा दो, तो भूल गए। जब कोई कंपनी लॉस में है, जब किसी कंपनी के पास एडिक्वेट प्रॉफिट्स नहीं है, जब आपको लगे कि परसेंटेज के रिजल्ट सफिशिएंट नहीं आ रहे, तो मैंने आपको एक तरीका बताया था, पहले मैक्सिमम निकालते हैं फिर मिनिमम निकालते हैं, विच एवर इज हायर की पेमेंट होती है। मैक्सिमम लिमिट, मिनिमम लिमिट, इससे ज्यादा वो दे नहीं सकते, इससे कम वो लेंगे नहीं, विच एवर इज हायर इसकी पेमेंट होती है, विच एवर इज हायर की। तो ये लिमिट में बदलाव है, मैं वहां लिखवा देता हूं, लिखिए। If any company has not adequate profits or such company is in losses, such company is incurring losses, then the following limits for minimum remuneration shall be applied. ये चार्ट हमने पहले भी लिखा हुआ है, बस इसमें चेंजेस कर लेना। लेवल ऑफ इफेक्टिव कैपिटल, मिनिमम रेमुनरेशन। ये चार्ट आपने कॉपी पे लिखा होगा, अगर आपने मेरे से क्लासेस ले रखी हैं तो लिखा होगा, अगर आपने किसी दूसरे टीचर से क्लासेस ले रखी हैं तो भी लिखा होगा। तो आप इसमें चेंजेस कर लेना प्लीज। सॉरी, ये मिनिमम रेमुनरेशन है सर। और जो मैं आपको रेमुनरेशन बताऊंगा
ये रेम्यूनरेशन है सर मिनिमम, हाँ जी मिनिमम। मैं आपको चेक कराऊं, मैंने इसका भी प्रिंट आउट निकाला हुआ है, ये देखो, ये देखो सर, ये आपका शेड्यूल 5 है सर, ये देखो, ये आपका शेड्यूल 5 है और शेड्यूल 5 के अंदर ये रेम्यूनरेशन के लिमिट्स लिखे हुए हैं। ये लिमिट्स चेंज हुए हैं, बाकी सब सेम है और ये ईयरली बेसिस पे है। मैं यही लिमिट्स आपको लिखवा रहा हूं, आप अपने हाथ से लिख लेंगे तो आपको याद हो जाएगा। फर्स्ट पॉइंट में लेस देन 5 करोड़, अगर आपकी लिमिट 5 करोड़ से कम है, किस चीज की, कैपिटल की, तो रेम्यूनरेशन की लिमिट है जी 30 लाख रुपए और ये पर एनम है। अगला लेवल है जी 5 करोड़ से लेके 5 करोड़ और मोर बट लेस देन 100 करोड़। तो ये अमाउंट है जी 42 लाख रुपए पर एनम। तीसरा लेवल है जी 100 करोड़ और मोर बट लेस देन 250 करोड़, तो ये लिमिट हो जाएगी 60 लाख रुपए की, ये भी पर एनम है। और अगर कोई कंपनी 250 करोड़ से भी बड़ी है, 250 करोड़ और मोर, तो ये लिमिट 60 लाख रुपए तो है ही, इसमें करेंगे प्लस 60 लाख रुपए में करेंगे प्लस क्या, 0.01% ऑफ इफेक्टिव कैपिटल। और मैं आपको जो लिमिट्स बता रहा हूं, ये सारे के सारे लिमिट्स डबल भी हो सकते हैं बाय वे ऑफ स्पेशल रेजोल्यूशन। ये मिनिमम रेम्यूनरेशन के लेवल में चेंज आ गया है सर। और ये देखो, एक और लाइन चेक कराता हूं। ये देखो, द अबव लिमिट्स शैल बी डबल्ड इफ रेजोल्यूशन पास्ड बाय शेयर होल्डर इज स्पेशल रेजोल्यूशन। आप इसको डबल भी कर सकते हैं सर। तो अगर आपके प्रैक्टिकल क्वेश्चन में मिनिमम रेम्यूनरेशन की जरूरत पड़ेगी तो ये चार्ट एप्लीकेबल हो जाएगा। बहुत तगड़ा अमेंडमेंट आया सर, है ना। चलो जी, अमेंडमेंट नंबर 4 पे आते हैं अब। लो बेटे, मैं आ गया अमेंडमेंट नंबर 4 पे। और अमेंडमेंट नंबर 4 है ट्रांसफर टू रिजर्व्स रूल्स 2014। ओल्ड रूल्स थे 1975। ट्रांसफर टू रिजर्व रूल्स 1975, ये पुरानी बात है सर। एक ये चेंज आया है सर, मैं आपको बता देता हूं क्या चेंज है। इसमें कोई एग्जाम्पल समझाने वाली बात नहीं, छोटी छोटी सी बातें। अगर आपको याद हो तो जर्नल रिजर्व में ट्रांसफर करना मैंडेटरी हुआ करता था। कंपनीज के लिए जर्नल रिजर्व में ट्रांसफर करना मैंडेटरी हुआ करता था, और वो भी डिविडेंड की परसेंटेज के हिसाब से। अगर किसी कंपनी ने
अपने इक्विटी होल्डर को 10% तक डिविडेंड देना होता था तो जीआर में ट्रांसफर करना माफ होता था। लेकिन अगर किसी कंपनी का इक्विटी डिविडेंड 10% से लेकर 12.5% तक होगा तो जीआर में भी 2.5% ट्रांसफर होता था। 12.5 से 15% तक डिविडेंड होता था तो 5% ट्रांसफर होता था। 15 से 20% डिविडेंड देना है 7.5% ट्रांसफर होता था। और अगर 20% से भी ज्यादा ट्रांसफर था तो 10% का जनरल रिजर्व का रूल था। अब नए रूल्स में ये सारी बातें कट गई हैं। आप डिविडेंड 1 रुपए का दो, आप डिविडेंड चाहे 50 रुपए का दो, जनरल रिजर्व में ट्रांसफर करना मैंडेटरी नहीं है। ये कंपनी की चॉइस है। कंपनी का बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, कंपनी का बोर्ड डिसाइड करे कि जनरल रिजर्व में कितना ट्रांसफर करना है। और जीआर का जो ट्रांसफर है वो 1% भी हो सकता है, 5% भी हो सकता है, कंपनी डिसाइड करे। यानी जनरल रिजर्व में ट्रांसफर करना अब मैंडेटरी नहीं रहा सर, और इसमें कितनी परसेंटेज और क्या होना चाहिए कंपनी को पावर दे दी। कंपनी चाहे तो ट्रांसफर करे, कंपनी चाहे ना करे, कंपनी चाहे 50% कंपनी 1% करे, हमें इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ट्रांसफर टू जीआर के रूल्स खत्म हो गए। एक और बात, एक मैंने आपको क्लास में डिविडेंड आउट ऑफ जनरल रिजर्व सिखाया था कि अगर किसी कंपनी के पास डिविडेंड बांटने के लिए पैसा नहीं है तो कंपनी जनरल रिजर्व में से डिविडेंड दे सकती है। तो जब जनरल रिजर्व में से डिविडेंड देते थे हम, तो उसकी पहली कंडीशन में आपको हमेशा बताता था कि पिछले 5 साल की एवरेज या 10%, विच एवर इज लोअर। समझाता था ना। तो वो जो 5 साल की एवरेज हम लेते थे अब वो 3 साल की एवरेज कर दी गई है। इसके अलावा कोई चेंज नहीं आया। तो जब कोई कंपनी जनरल रिजर्व में से डिविडेंड बांटेगी तो पिछले 5 साल की डिविडेंड की एवरेज नहीं देखनी, अब 3 साल की एवरेज से ही काम चल जाएगा आपका। ये हल्के फुल्के से 2 चेंज है आपके। मैं एक बार रिपीट करता हूं, जनरल रिजर्व में ट्रांसफर करना मैंडेटरी नहीं है। कंपनी को परमिशन दे दी गई है, डिसाइड करो, अपने आप करो, हम नहीं बताएंगे। दूसरा, अगर कोई कंपनी डेफिसिट के केस में जनरल रिजर्व में से डिविडेंड बांटेगी तो पिछले 5 साल की एवरेज को चेक करने की जगह 3 साल की एवरेज का डिविडेंड चेक किया जाएगा। बस खत्म। लिखो नोट्स में। as per new rules as per new rules transfer to general reserve is not mandatory percentage of equity dividend as in old rules. Now, company will decide appropriate amount of transfer. अब ये कंपनी डिसाइड करेगी कि appropriate अमाउंट क्या है। सेकंड पॉइंट में, इन केस dividend is paid out of general reserve, then average dividend of 5 years is
replaced with अगर किसी भी स्टूडेंट को ये जो बी पॉइंट है स्ट्राइक ना करे, अगर किसी बच्चे को लगे सर ये बी पॉइंट हमें याद नहीं आ रहा, तो फिर आप ऐसा करना, मेरे नोट्स खोलना जो मैंने क्लास में करवाए थे आपको, उसके अंदर आप फोर्थ प्रैक्टिकल क्वेश्चन पढ़ना, चौथा फोर्थ प्रैक्टिकल क्वेश्चन खोलोगे, चौथा क्वेश्चन देखते ही बात याद आ जाएगी, मैंने क्लास में करवा रखा है आपको कि मैं क्या समझाना चाह रहा हूं। याद आ जाए तो वेल एंड गुड, नहीं आया तो मेरा फोर्थ क्वेश्चन देख लेना जो मैंने आपके पास्ट बैचेज में करवा रखा है आपको। अच्छा जी, ये भी अमेंडमेंट हो गई। अमेंडमेंट नंबर 5, अमेंडमेंट नंबर 5, अकाउंटिंग फॉर बोनस इश्यू। अमेंडमेंट नंबर 5, अकाउंटिंग फॉर बोनस इश्यू। अब आप बोलेंगे सर इसमें क्या अमेंडमेंट आ गई? तो बेटे इसमें अमेंडमेंट कुछ नहीं है, मैंने सिर्फ आपको एक बात बतानी है कि बोनस इश्यू की अकाउंटिंग जैसे आप करते आए हैं वैसे करते रहे, इसमें कोई अमेंडमेंट नहीं है, सिर्फ एक हल्का सा पॉइंट चेंज हुआ है। पुराने वाले एक्ट में बोनस इश्यू के ऊपर कोई सेक्शन नहीं था और सेबी की गाइडलाइंस हुआ करती थी लिस्टेड कंपनीज के लिए, राइट? पुराने एक्ट में बोनस की अकाउंटिंग पे कोई स्पेसिफिक सेक्शन नहीं था, सिर्फ सेबी की गाइडलाइंस थी। पर आपका जो नया एक्ट आया अभी, न्यू एक्ट, उसमें साफ साफ सेक्शन 63 बना दिया गया। तो अगर आप बोनस शेयर का क्वेश्चन करेंगे तो पेपर में सेक्शन 63 की रेफरेंस में लिख सकते हैं। रूल्स वही है, कहानी वही है, बस एक सेक्शन 63 की नंबरिंग दे दी गई है, एक नाम दे दिया कि बोनस इश्यू लवारिस नहीं है ये भी कंपनीज एक्ट में सेक्शन 63 में लिखा हुआ है, बस। बाकी ऐश करो, जो पढ़ा हुआ है वही पढ़ते रहना, लिखो नोट्स में। इन प्रीवियस एक्ट 1956 there was no specific section on accounting for bonus issue. But New Companies Act 2013 specifies section 63 for accounting of bonus issue। बस एक सेक्शन ऐड कर दिया गया और कुछ भी नहीं किया इसके ऊपर। सिर्फ किस पे बात कर रहे हैं? सेक्शन में बात कर रहे हैं। अच्छा जी, अमेंडमेंट नंबर 6, प्री इनकॉर्पोरेशन प्रॉफिट्स। अमेंडमेंट नंबर 6, ये भी हमारे सिलेबस में एक चैप्टर था, प्री इनकॉर्पोरेशन ऑफ कंपनीज, था कि नहीं था? पता है आपको इसमें क्या अमेंडमेंट आई है? अगर आपको याद हो तो दो तरह की कंपनीज पढ़ी जाती थी, एक प्राइवेट लिमिटेड, एक पब्लिक लिमिटेड। प्राइवेट लिमिटेड कंपनी को पहले वाले एक्ट में सिर्फ एक सर्टिफिकेट अरेंज करना होता था
सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन। लेकिन पब्लिक लिमिटेड कंपनीज को दो सर्टिफिकेट अरेंज करने होते थे, सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन एज वेल एज कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस। बोलो हाँ या ना। तो प्राइवेट लिमिटेड कंपनीज के लिए फॉर्मेलिटीज बड़ी कम होती थी। तो जब हम इस चैप्टर में टाइम रेशियो निकालते थे तो पब्लिक लिमिटेड कंपनीज के लिए हम सीओबी चेक किया करते थे, कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस, और प्राइवेट लिमिटेड कंपनीज के लिए चेक करते थे इनकॉर्पोरेशन डेट और टाइम रेशियो निकाल लेते थे। लेकिन आपका जो नया एक्ट आया है उसने प्राइवेट लिमिटेड कंपनीज के लिए भी सीओबी मैंडेटरी कर दिया है। और अगर सीओबी सबके लिए मैंडेटरी हो गया है फिर तो टेंशन ही खत्म। फिर हम प्रैक्टिकल क्वेश्चन लेंगे, इनकॉर्पोरेशन डेट भी लिखी हुई है, सीओबी भी लिखा हुआ है, तो आप सीओबी के हिसाब से टाइम रेशियो निकाल देना। इनकॉर्पोरेशन डेट की वैल्यू 0 हो गई है, इनकॉर्पोरेशन डेट की वैल्यू 0 हो गई है। अब तो सीओबी के हिसाब से चलेंगे सर। तो चाहे प्राइवेट कंपनी का क्वेश्चन आ जाए या पब्लिक कंपनी का क्वेश्चन आ जाए, सीओबी उठाना, सीओबी से काम तमाम कर देना। फिर एक बच्चे ने डाउट पूछा, कहता सर अगर क्वेश्चन में सीओबी बताना भूल जाए, अगर सीओबी है ही नहीं फिर हम अपना दिमाग क्यों खराब करें, जो है इनकॉर्पोरेशन डेट के हिसाब से बना दो। क्वेश्चंस में गलतियां तो होती रहती हैं, एग्जामिनर मिस्टेक्स करता रहता है। सर एक लाइन में क्रक्स बताना, तो क्रक्स बेटे ये है, सीओबी को प्रेफर करना है, और अगर सीओबी नहीं है क्वेश्चन के अंदर तो इनकॉर्पोरेशन डेट से बनाया ना, लेकिन सीओबी फर्स्ट प्रेफरेंस, क्योंकि सबके लिए मैंडेटरी हो गया। लिखिए नोट्स में, एज पर न्यू रूल्स COB certificate is mandatory for all companies. Is mandatory for private limited companies as well. So, calculation of time ratio for private limited companies as well as public limited companies should be made on the basis of COB. In the absence of COB, we can solve practical questions by incorporation date also. We can solve practical questions by incorporation date also. ये सिर्फ प्रैक्टिकल क्वेश्चन की बात है, ये लॉ है सर, ये कानून की भाषा है और ये प्रैक्टिकल क्वेश्चन की भाषा है। क्वेश्चन तो करने ही होते हैं सर, अब क्वेश्चन लेके थोड़ी बैठे रहेंगे। क्वेश्चन लेके ये दिखाओ, बच्चे नोट कर रहे हैं। क्वेश्चन लेके थोड़ी बैठे रहेंगे। अच्छा सर, एक बात मुझे और बतानी है, मुझे एक बात और बतानी है। लो जी, मुझे आपको एक बात और बतानी है बस। अमेंडमेंट नंबर 7,
कंपनीज फाइनल अकाउंट्स, आपको अच्छी तरह से पता है हम बैलेंस शीट बनाते हैं, आपको ये भी पता है कि हम प्रॉफिट एंड लॉस बनाते हैं, आपको ये भी पता है कि कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाते हैं, आपको ये भी पता है कि नोट्स टू अकाउंट्स बनाते हैं। ये सारा कुछ कहाँ लिखा हुआ है? ये लिखा हुआ है सर शेड्यूल 3 में। पहले कभी 6 हुआ करता था, शेड्यूल 6, अब 3 है, नाम का बदलाव है, सब कुछ वही है, कंपनीज फाइनल अकाउंट। लेकिन इसमें एक नई स्टेटमेंट ऐड हो गई है, स्टेटमेंट शोइंग चेंजेस इन इक्विटी, चेंजेस इन इक्विटी। ये भी नोट्स टू अकाउंट्स में बनेगा बेटे, और इसका फॉर्मेट देखोगे तो हंसोगे। अगर आपको एक स्टेटमेंट बनाने के लिए कह दूं मैं, स्टेटमेंट शोइंग चेंजेस इन इक्विटी, तो पता है इसका फॉर्मेट क्या है? इसका फॉर्मेट ये है, पर्टिकुलर्स, पर्टिकुलर्स के बाद है जी ओपनिंग बैलेंस, एडिशंस, डिलीशंस, क्लोजिंग बैलेंस, इक्विटी शेयर कैपिटल, आपके पास ओपनिंग में कितनी थी, आपने कितना न्यू इश्यू किया, कितना बायबैक किया, और अब आपके पास क्लोजिंग कितना है, आपका पीएससी ओपनिंग कितना था, एडिशंस कितने किए, रिडीम कितने किए, अब कितने हैं, आपका रिजर्व एंड सरप्लस कितना था, इसमें कितना ऐड किया आपने, कितना यूज कर लिया, कितना रह गया। लेकिन बेटे एक बात बताओ, आप मुझे एक बात बताओ, ये प्रैक्टिकल क्वेश्चन में तभी बनाना जब आपके प्रैक्टिकल क्वेश्चन में मांगा जाए। बात समझ में आई? अगर आपके प्रैक्टिकल क्वेश्चन के अंदर इसकी जरूरत नहीं है और रिक्वायरमेंट में नहीं लिखा हुआ, आप जबरदस्ती मत बनाना, क्योंकि हम प्रैक्टिकल क्वेश्चन उतने ही सॉल्व करते हैं जितनी उसकी वेटेज है। प्रैक्टिकल क्वेश्चन कहेगा जी इसको भी बनाओ, तो ये क्या बताओ, ये कोई चेंज है? ये तो मैं आपको नहीं बताता तब भी बना देते आप। बैलेंस शीट पी एंड एल वही है, कैश फ्लो स्टेटमेंट भी आपने पढ़ा हुआ है, वो नोट्स वोट सब कुछ सही है। एक स्टेटमेंट ये बताओ, कोई स्टेटमेंट है बताओ। अब मैं बच्चों को डराना शुरू कर दूं, डरो डरो मुझसे डरो। देखो ये रे अमेंडमेंट की बंदूक, और ये अमेंडमेंट की बंदूक मैंने पकड़ी और धाएं 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 धाएं, है ना, बच्चों को डरा दिया। देखो अमेंडमेंट्स के बड़े बड़े गोले फेंक दिए मैंने। बेटे मैंने अपने करियर में ऐसा कोई काम नहीं किया आज तक, मैं भी पिछले 15 साल से पढ़ा रहा हूं, ये फर्स्ट रिकॉर्डिंग होगी, शायद मेरी पहली रिकॉर्डिंग है। मैं अपना चुपचाप आईटीओ पे सारी बातें बताता रहता हूं बच्चों को, मैं उसे सर्कुलेट नहीं कर पाता था। अब मुझे ईटन वालों ने अप्रोच किया है, ईटन वाले कहते हैं सर नहीं, आपके अमेंडमेंट्स हम रिकॉर्ड करना चाहते हैं। मैंने कहा करो, मैंने तो बच्चों तक मैसेज पहुंचाना है ताकि बच्चे किसी भी तरीके से टेंशन ना लें। बस मेरी इस रिकॉर्डिंग का किसी भी तरीके से मार्केटिंग का कोई ऑब्जेक्टिव नहीं है, मैं सिर्फ बच्चों को एक मैसेज देना चाहता हूं कि बेटे ये अमेंडमेंट्स हैं आपके। और एक और बात, आपने अगर शेड्यूल 6 पढ़ा हो, शेड्यूल 6 रिवाइज्ड एंड शेड्यूल 3 are quite similar, are quite similar। और अगर हल्के फुल्के चेंजेस हैं भी तो वो कंसोलिडेशन से रिलेटेड हैं, और कंसोलिडेशन का चैप्टर आपके सिलेबस में नहीं है, वो सीए फाइनल में है, एफआर में है, वो आपसे कोई ताल्लुक नहीं है सर उसका। अच्छा, और मुझे क्या बताना था बच्चों को, एक और बात बतानी है। हाँ एक बात मैं और बताना चाहता हूं, सुनिए जरा।
दो तरह की एंटिटीज होती हैं, एक होती है कॉरपोरेट और एक होती है नॉन कॉरपोरेट। कॉरपोरेट में दो कॉन्सेप्ट मैंने आपको बताए थे, ये देखो, नोट नहीं करना, वैसे बस बोलने वाली बात है। एक होती है कंपनीज, एक होती है अदर देन कंपनीज। अदर देन कंपनीज, इसके दो पार्ट हैं, एक है एसएमसी, एक है नॉन एसएमसी। इसके तीन पार्ट होते हैं, लेवल 1, लेवल 1, 2 एंड 3, तीन लेवल होते हैं इसके। ये सेम है, ये सेम है, ये सेम है, ये सेम है। इसमें एक हल्का सा चेंज आया है, इसमें सेल का जो लेवल था वो 40 लाख रुपए हुआ करता था, उसको 1 करोड़ कर दिया गया है, सेल को 1 करोड़। ये बड़े, ये छोटे, ये मध्यम, मीडियम, स्मॉल एंड मीडियम साइज कंपनीज, ये सारी बातें मैंने आपको समझा रखी हैं बेटे, मेरे लिए नया कुछ नहीं है, ना आपके लिए कुछ नया है। अगर मैंने आपको नहीं पढ़ाया होता मैं सारी बातें दोबारा बताता। पर ये देख लेना, ये जो मीडियम है ना, इसकी लिमिट 40 लाख से 1 करोड़ हो गई है, और ये 1 करोड़ मैं 2013 से लिखवा रहा हूं। मैं खड़ा हूं 2015 में, मैं पिछले 2 साल से बता रहा हूं बेटे। क्यों? 7 फरवरी 2013 को ये चेंजेस आए थे। तो ये कोई आज का अमेंडमेंट थोड़ी है सर, ये तो पुरानी बातें हैं, इसको बताने वाली कोई बात नहीं है, ये आपकी कॉपी पे ऑलरेडी लिखा होगा। तो ये अमेंडमेंट्स के विषय थे, जितनी बातें मैंने आपको बताई हैं ये मोर देन इनफ है आपके लिए। और एक बात मेरी याद रखें, जब ये मैसेज या सीडी बच्चों तक पहुंचेगी तो इसके बाद हो सकता है कोई नया अमेंडमेंट और आ जाए। तो अगर आपको कुछ सुनने को मिले यहां से, अगर आपको कुछ सुनने को मिले यहां से, तो उसे इग्नोर कर देना, क्योंकि आपके एग्जामिनेशन के लिए इतने सारे पॉइंट्स बहुत ज्यादा हैं, इनफ हैं। और निचोड़ क्या है? सिर्फ एक मिनिमम लिमिट्स का, आपके पेपर से रिलेटेड है वो। तो मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की आपके लिए। मैं फिर भी एक बार चेक कर लूं कि मेरा कोई पॉइंट रह ना गया हो। मैं जितने पॉइंट्स लिख के लाया था अमेंडमेंट्स के, मैं आपको एक बार क्रॉस चेक करके देखता हूं कि मैंने कितने पॉइंट्स बताने थे। बोनस का हो गया, प्री इनकॉर्पोरेशन का हो गया, शेड्यूल 2 का हो गया, रेम्युनरेशन का हो गया, CSR का हो गया, स्टेटमेंट का हो गया, ट्रांसफर टू GR का हो गया, डिविडेंड आउट ऑफ GR का हो गया। लो जी, अमेंडमेंट कंप्लीटेड। मैंने आपको सारे पॉइंट्स बता दिए हैं। बस अब तो कोई गिला शिकवा नहीं। तो जितने भी मेरे पास्ट स्टूडेंट्स हैं जो अमेंडमेंट की क्लास की डिमांड कर रहे थे, तो मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की है बेटे। अब मैं चाहता, सुनो मेरी बात, अगर मैं चाहता तो लेक्चर को खींच सकता था, मैं इसी लेक्चर को 3 घंटे का भी बना सकता हूं। करना क्या है, मैंने इसके ऊपर एक एग्जाम्पल फ्रेम करना है, और एग्जाम्पल फ्रेम करके मैं बोलूंगा जी ओपनिंग इक्विटी इतनी है, न्यू इश्यू इतना है, और फिर मैं जोड़ जोड़ के दिखाता, आधा घंटा उसमें निकाल देता। आपको लगता वाह सर क्या अमेंडमेंट आई है। तो बेटे पास्ट स्टूडेंट्स का लेवल इतना जा चुका होता है ऊपर की तरफ, उन्हें ये बातें वैसी समझ में आ जाती हैं। मैं चाहता तो आपको वैसे एग्जाम्पल करा देता, इसके ऊपर कुछ है नहीं इसके अंदर। ये GR का ओपनिंग बैलेंस है जी, ये ट्रांसफर है जी, ये क्लोजिंग है जी, ऐसी कोई बात नहीं है। चलो, थैंक यू वेरी मच, धन्यवाद। E10 का भी धन्यवाद जिन्होंने मुझे अमेंडमेंट क्लास रिकॉर्ड करने का मौका दिया। थैंक यू वेरी मच बेटे। बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जामिनेशन। मेरी तरफ से बेस्ट विशेस हैं, अच्छा पेपर करके आए, और इस बार पेपर्स में गलती नहीं होनी चाहिए। धन्यवाद।